अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड फोर्स, जो कि पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। नया चैप्टर आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का, मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ इब्तदाई टर्म्स को डिस्कस करना है। उनको डिस्कस करने से पहले बेटा, हम एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर हर चीज़ मुसलसल मोशन की हालत के अंदर मौजूद है। एटम्स से लेकर अगर गैलेक्सीज तक भी इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जाए तो एटम और गैलेक्सीज ये ना ख़त्म होने वाली मोशन की हालत के अंदर मौजूद हैं। 9th क्लास के अंदर किसी भी जिस्म की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, सादा लफ्ज़ों में कहें तो किसी जिस्म की हरकत की हालत या उसकी रेस्ट की हालत, ये हमेशा रिलेटिव होती है। ये टर्म आपने डिस्कस की थी। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट की हालत या मोशन की हालत, ये रिलेटिव होती है। मकसद कहने का क्या है, रिलेटिव से क्या मुराद है कि कौन पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। जो बंदा ऑब्जर्व करेगा उसके मुताबिक ही सही तरीके से बताया जा सकता है कि कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है या कोई जिस्म मोशन की हालत के अंदर है। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इस पहली जो टर्म है, पहली डेफिनेशन, वो है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। किसी एक जिस्म का उसकी इब्तदाई पोजीशन से उसकी आखिरी पोजीशन तक अपनी इस पोजीशन को तब्दील करना, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। फर्ज कर लेते हैं एक जिस्म है जो कि एक रास्ता ए से बी के ऊपर हरकत कर रहा है। यहाँ जिस्म की पोजीशन ए, अगर इसको इनिशियल या इब्तदाई पोजीशन फर्ज कर ली जाए और बी पोजीशन के ऊपर इसकी आखिरी पोजीशन फर्ज की जाए, तो ए से बी तक हरकत करते हुए डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। हम यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस जिस्म की ए पोजीशन को एक पोजीशन वेक्टर r1 से डिनोट अगर करा दें और वहीं बी पोजीशन को r2 पोजीशन वेक्टर से डिनोट करा दें, तो बाय हेड टू टेल रूल, अगर ये वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो पहले वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से मिलाएंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो ये ए से बी के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करेगा। वो एरो हेड जो कि इस ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ लिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा याद रखिएगा, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। ये एक वेक्टर होता है जो कि जिस्म की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ लिया जाता है। से हेड टू टेल रूल लगाएं, आपके पास r2 पोजीशन वेक्टर बराबर होगा, देखिए r1 में d डिस्प्लेसमेंट को जमा करने से हासिल हुआ है, r2 वेक्टर बराबर होगा r1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा r2 माइनस r1। तो डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसकी डायमेंशंस हमेशा कैपिटल L लिखी जाती हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट और जिस्म का जो डिस्टेंस है ये कोइंसाइड हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, ये दोनों मैच कर जाते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर कोई फर्क नहीं रहता। उसकी वजह देखिए बेटा, अगर जिस्म स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत कर रहा हो, हियर इज, मैं एक वेक्टर ड्रा कर रहा हूं, ये खत मुस्तकीम की हरकत है किसी जिस्म की। अब जिस्म ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर पहुंचता है, यहां डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी जिस्म का डिस्टेंस कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ कहलाता है, पूरे रास्ते की लंबाई उसका डिस्टेंस कहलाती है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो बन गया,
मैग्नीट्यूड है उसकी स्केलर क्वांटिटी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, वेक्टर के केस के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड बदल जाए और उसकी डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों में से कोई एक चीज बदल जाए तो वेक्टर बदल जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसके लिए इसकी मैग्नीट्यूड भी ना बदले और इसकी डायरेक्शन भी ना बदले तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। अब इस खत मुस्तकीम की इस हरकत के अंदर देखें, ना तो इसकी मैग्नीट्यूड बदल रही है ना इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो रेक्टिलिनियर मोशन, जिन्हें खत मुस्तकीम की मोशन कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता है, उस मोशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप वेक्टर्स को एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं या आप स्केलर्स को एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जहन में रखना है कि खत मुस्तकीम की मोशन के अंदर हमेशा अजसाम जो भी मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे उनके वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप स्केलर के तौर पर वहाँ पुट कर सकेंगे, और काफ़ी सारे ऐसे फार्मलिज्म हमारे सामने आएंगे जिनके अंदर हम ये वैल्यूज चेंज कर रहे होंगे। तो इसीलिए इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खत मुस्तकीम की हरकत के अंदर, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर क्यों हो जाता है, मैच क्यों कर जाता है ये उसको, ये दोनों सेम क्यों होते हैं। उसकी वजह ये है, चाहे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ना तो मैग्नीट्यूड बदलती है ना इसकी डायरेक्शन बदलती है। इसके बाद दूसरी टर्म आती है वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली, आप इसको उर्दू लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इस कॉल्ड एज वेलोसिटी इसको कहा जाता है। इसको v से जाहिर किया जाता है, v, और एरोहेड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी पाई जाती है, तो मैथमेटिकली तौर पर इसे लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर इसका यूनिट बनाना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाता है, तो मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायमेंशंस बनाना चाहेंगे, मीटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए कैपिटल टी और इसकी पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी in total time interval is called as average velocity। किसी भी जिस्म का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसे उसके टोटल टाइम से अगर तकसीम कर लेंगे तो इन दो को तकसीम करने से अब जो वेलोसिटी हासिल होगी वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। रेशो का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर लेना है, तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। इसे v AV एज अ सबस्क्रिप्ट इसके नीचे लिखा जाता है, एवरेज को जाहिर करता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जिस्म का डेल्टा D से जाहिर किया जाए, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, और टोटल टाइम पर जब इसको तकसीम करेंगे डेल्टा T, तो ये एवरेज वेलोसिटी को जाहिर करेगा। अब यहां पर एक बात नोट कीजिएगा बच्चे, एवरेज वेलोसिटी हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि जिस्म की स्ट्रेट लाइन मोशन है या कर्व्ड मोशन है। ये जिस्म की स्टेट ऑफ मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती कि किस तरह की मोशन है इसकी। टेल अबाउट मोशन इज लीनियर मोशन और कर्व। अब अगर ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती तो एक नई वेलोसिटी को डिफाइन किया गया ताकि ये इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा कर सके। उस नई वेलोसिटी को नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ del d divided by del t such that del t approaches to 0 is called as instantaneous velocity। एक ऐसा केस जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शर्राह इस तरह से हो कि वक्त इतना थोड़ा लिया जाए कि ये 0 को अप्रोच करने लग जाए। किसी भी जिस्म के डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही हो वक्त के लिहाज से, आप वक्त का इतना थोड़ा सा वक्फा वहां कंसीडर करें कि वो 0 के करीब तक पहुंच जाए। इतने छोटे से वक्त के लिए जब डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली को देखा जाएगा वक्त के लिहाज से, तो ये वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लम्हाती, एक लम्हे के लिए, एक
छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जब वेलोसिटी की मेजरमेंट की जा रही होती है तो उस वेलोसिटी को कहा जा रहा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। VINS इंस्टेंटेनियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, हर इतने छोटे से टाइम के लिए जाहिर सी बात है जब आप इतने छोटे से टाइम इंटरवल को लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के अंदर आपको जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कंफर्म कर रही होगी कि जिस्म की मोशन किस तरह की है। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत कर रहा है, ये कर्व्ड पाथ के ऊपर हरकत कर रहा है। तो वी इंस्टेंटेनियस ये सही तरीके से इंफॉर्मेशन देने के काबिल होती है कि जिस्म की मोशन खत मुस्तकीम में है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, या कर्व्ड मोशन है, या दायरवी रास्ते के ऊपर हरकत कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। इसके बाद एक टर्म आप अपने जहन में रखिएगा, एक जिस्म डिस्टेंस रखते हुए भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं रखता। वजह देखिए, एक स्क्वैश बॉल है, इसको बार बार दीवार पर मारा जाता है और ये वापस आ रहे थे, मारा जा रहा था, वापस आ रहे काफी टाइम के लिए। अब देखें दोबारा इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाना जिस्म का, फर्ज कर लें एक जिस्म ने यहां से स्टार्ट लिया है, ये गुजरते गुजरते दोबारा इसी ही पॉइंट के पर आकर रुक गया है, तो चेंज इन पोजीशन तो ना हुई ना, पोजीशन में तो तब्दीली ना आई, जहां से उसने स्टार्ट लिया था वहीं दोबारा पहुंच गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन, पोजीशन को तो तब्दील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके पास किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्टेंस को आपने क्या कहा था कि ये पाथ की लंबाई है, जो रास्ता जिस्म ने इख्तियार किया है उस रास्ते की कुल लंबाई वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस ये इसके पास है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जबकि इसी आपके सामने मैंने एग्जांपल रखी है स्क्वैश बॉल की, वो अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाती है तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। सीरीज ऑफ आपके पास एग्जांपल्स आएंगे और ख़ास करके जब MCQs हम अटेम्प्ट करेंगे तो उनके अंदर आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। हमेशा याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी किसी भी जिस्म की जीरो हो सकती है लेकिन उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। ये पॉइंट भी अपने जहन में रखिएगा। देखें एवरेज क्या है कि पहले क्या कुछ वेलोसिटी थी, बाद में क्या कुछ हो गई है, दोनों के दरमियान में सम करें और तादाद पर तकसीम कर लें। तादाद कितनी? 2 बन गई थी। अब हो सकता है एक वेलोसिटी पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जब उनका एवरेज बनाना चाहेंगे प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। जबकि इंस्टेंटेनियस के लिए देखें, ये इतने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होती है कि इन कभी ये जीरो नहीं होते, जिस्म कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट उसके पास किसी न किसी लम्हे पर जरूर होता है, इतना छोटा टाइम इंटरवल लिया जाता है। लेकिन एवरेज के लिए देखें, हो सकता है कहीं उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, जैसे कि केस मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। इसके बाद एक टर्म आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अजसाम की ऐसी हरकत भी देखी गई कि वो एक जैसे वक्त के वक्फों के अंदर एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, एक जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है उनके पास। तो इस वेलोसिटी को अगर जिस्म वक्त के लिहाज से एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो और वो वक्त के वक्फे भी एक जैसे ही हो तो उसकी वेलोसिटी को कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, अगर एक जिस्म वक्त के एक ही वक्फों के अंदर एक जैसा डिस्प्लेसमेंट तय करे तो इस जिस्म की द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा होगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब जिस्म हरकत कर रहा होता है, ये कंडीशन MCQs के तौर पर आई हुई है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, या जब जिस्म की एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाती है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, तो उस वक्त जिस्म एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा होता है। Next, non-uniform velocity. A body covers unequal displacement in equal interval of times. The body is said to be moving with non-uniform velocity. एक जिस्म जब वक्त के एक जैसे वक्फों के अंदर एक जैसा डिस्प्लेसमेंट तय न कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन।
वक्त के लिहाज से किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली, उस जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैथमेटिकली तौर पर वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी, या डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी इसको लिखा जाता है। वक्त के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली, इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी, यहाँ गौर कीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारी बनती है। अक्सर जिस्म के वेलोसिटी, अगर जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो, उस केस के अंदर जहन में रखिएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जो अक्सर डिस्कस की जाती है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमेशा जहन में रखिएगा एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्लियर? और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होगी। जिस तरफ वेलोसिटी तब्दील हो रही होगी उसी ही डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होगा। इसका यूनिट मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन बनाना चाहेंगे, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का है, तो -2 और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये इसकी डायमेंशंस बनती हैं। फिर इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, रेशियो ऑफ टोटल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन। तो टोटल वेलोसिटी और टोटल टाइम का जो रेशियो, अलामती तौर पर ए एवरेज इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब जैसे एवरेज वेलोसिटी ये इंफॉर्मेशन नहीं देती थी कि जिस्म की लीनियर मोशन है या कर्व्ड मोशन है, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी वैसे ये बताने से कासिर था कि लीनियर मोशन है या कर्व्ड मोशन है। तो इसके लिए नई टर्म डिफाइन की गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लम्हाती एक्सेलरेशन। एक लम्हे के लिए क्या एक्सेलरेशन है जिस्म का, वो चेक किया जाता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ del v divided by del t such that del t approaches to 0। del v by del t वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से तब्दीली का वो लिमिटिंग केस जहां टाइम इंटरवल इतना छोटा हो, वक्त का ये वक्फा इतना कम हो कि ये 0 को अप्रोच करने लग जाए, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। AINS इंस्टेंटेनियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ सब्सक्रिप्ट। एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल वी बाय डेल टी। इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर वक्त के लिहाज से जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो, वेलोसिटी के अंदर इजाफा हो रहा हो, हर लम्हे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जिस्म की वक्त के साथ साथ, तो इस तरह जिसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वक्त के साथ साथ जिस्म की वेलोसिटी घट रही हो, कम हो रही हो, तो उस वक्त जिस्म के एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम भी होता है रिटार्डेशन, मुजाहिमती एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं उर्दू में। डिसएलेरेशन नाम इसका डिसएलेरेशन भी कहा जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, डिसएलेरेशन भी कहा जाता है। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कब जिसमें पैदा होगा? जब उसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ घट रही हो। अब एक कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है, अगर जिस्म का एवरेज एक्सेलरेशन उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए, तो इस केस के अंदर हमेशा जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करेगा। बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स। अब कुछ वो फार्मूलाज जो हमारे एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, 12 जगह आपके बोर्ड्स के अंदर भी आए हुए हैं, उन फार्मूलिज्म को जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं, मैं यहाँ डिस्कस करा देता हूँ, या आपने फार्मूले अपने पास नोट करके बैठने हैं। पहला फार्मूला होता है, इफ द बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। अगर जिस्म मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ मुख्तलिफ तरह के फासले तय कर रहा हो, तो उस वक्त उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है ये 2 तरह से मालूम की जाती है। पहला फार्मूला है वी एवरेज का, S/T। अगर एक ही फासला हो और एक ही वक्त हो तो आप इसको ऐसे मालूम कर सकते हैं। अब इसको
अगर फासले मुख्तलिफ हों, वो फासले S1 कोई S2 S3 अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हैं और n नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स हैं हमारे पास, तो उस केस के अंदर कंडीशन क्या है, स्पीड डिफरेंट रहे हर लम्हे, ठीक है, हर लेवल के ऊपर स्पीड डिफरेंट हो। इस कंडीशन के अंदर तमाम तर जितने भी डिस्टेंसेस हैं, S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हैं, सब डिस्टेंसेस का मजमुआ करेंगे और तमाम तर जितने भी टाइम इंटरवल्स इन्होंने लिए थे इनका मजमुआ करके उस पर तकसीम कर देंगे। इसको एक और भी अंदाज में डिफाइन किया जाता है, आप फासले के मजमुआ S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस जो मौजूद हैं सबका मजमुआ टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। टाइम के लिए S1 ओवर V1 लिखा जा सकता है T1 के लिए, T2 के लिए S2 ओवर V2, T3 के लिए S3 ओवर V3, तो मतलब टाइम की वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। अब ये फार्मूला हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए हमें फासले बता दिए गए हों और वो वेरिएबल स्पीड्स अगर बता दी गई हो तो एवरेज स्पीड बताई जा सकती है। टाइम का फैक्टर मौजूद ही ना हो तो इस फार्मूला को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा फार्मूला, अ बॉडी इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ भी मूव कर रहा हो लेकिन अब टाइम इंटरवल्स मुख्तलिफ होने चाहिए, डिस्टेंस मुख्तलिफ ना हो। उस केस के अंदर एवरेज स्पीड इसकी कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जब टाइम भी मुख्तलिफ हो और स्पीड्स भी डिफरेंट हो। V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, यहां पर इनकी डेफिनेशंस को इस्तेमाल किया गया है। S1 बराबर होता है V1 T1 के, S2 बराबर होता है V2 T2 के, S3 बराबर होता है V3 T3 के, तो उनकी वैल्यूज यहां रिप्लेस करते हैं, टाइम इंटरवल वैसे रहने दें। अब इस एवरेज के फार्मूला को आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको डिफरेंट स्पीड्स दी गई हो और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दिए गए हों, फासला के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना दी गई हो, डिस्टेंस आपको बताया ही ना गया हो, तो आप एवरेज का ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर अजसाम के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो और रिलेटिव वेलोसिटीज हमें बता दी गई हो, ए के लिहाज से बी रिलेटिव मोशन के अंदर हो तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को तफरीक करने से हासिल होगी, सब्ट्रैक्ट करने से हासिल होगी। दूसरा केस, अगर बी के लिहाज से ए रिलेटिव मोशन के अंदर हो, बी के लिहाज से ए रिलेटिव मोशन के अंदर हो तो हमेशा एवरेज जो स्पीड है वो हासिल होगी सेकंड बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ए ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को तफरीक करने से। फिर अगर दोनों अजसाम रिलेटिव मोशन के अंदर ही हो, दोनों बॉडीज रिलेटिव मोशन के अंदर मौजूद होते हुए और एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो, यह कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है, तो आपने उनकी वेलोसिटीज का जस्ट डिफरेंस करना है। अगर दोनों अजसाम रिलेटिव मोशन में भी हो और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो तो उनकी वेलोसिटीज का मजमुआ हासिल किया जाएगा और वो एवरेज स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ये फार्मलिज्म इन हमारे स्पीड या वेलोसिटी से मुताल्लिक हैं जो हमारे इस टॉपिक के अंदर मौजूद थे, जिनको आगे हम एंट्री की जितनी भी MCQs हैं जो आ भी चुकी हैं और जो बन भी सकती हैं उनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तो आपने इनको नोट रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर एवरेज के अंदर क्या कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्यों डिफाइन किया गया, इसको हमने सीखा। फिर वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होती है, कब नॉन यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, ये एक्सेलरेशन एवरेज कब होता है, इंस्टेंटेनियस, फिर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की क्या कुछ कंडीशन होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, इनको हमने डिफाइन किया और आखिर के अंदर हमने कुछ फार्मूला सीखे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।